हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा अभी तक आपको कैपेसिटेंस समझ आ गया होगा। फंडामेंटली कैपेसिटेंस क्या चीज होती है, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। कुछ और चीजें डिस्कस की थी कैपेसिटी को लेके। फिर हमने कैपेसिटर डिस्कस किया, कितनी तरह के कैपेसिटर्स हैं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल। 3 तरह के कैपेसिटर्स हमने डिस्कस किए थे, राइट। और तीनों की कैपेसिटी डिटरमिन करने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो फॉर्मूला भी पिछले पार्ट में मैंने मेंशन किया था। हाँ बेटा, तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। कम से कम 4 बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आज डिस्कस करने जा रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कम से कम 4 डेरिवेशंस आज डिस्कस होंगी मिनिमम, ठीक है। अगर टाइम बचा तो ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मिनिमम 4 डेरिवेशंस आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसके नोट्स बनाइएगा वर्ड टू वर्ड अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है ये हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर में हमने डिस्कस किया था, 2 कंडक्टर्स को आमने सामने रख दो, या किसी एक चार्ज कंडक्टर के सामने दूसरा अनचार्ज और अर्थ कंडक्टर रखें तो इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर या फिर कंडेंसर, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला। ये भी हम लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लेते हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जिसके अंदर इन दोनों प्लेट्स का एरिया कितना है, ए ईच, और दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन है स्मॉल डी, और दोनों के बीच में कोई मीडियम है, लेट अस से दैट मीडियम इज एयर और वैक्यूम। पहला केस हम लेके चल रहे हैं, वो मीडियम क्या है, एयर या वैक्यूम। फिर अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो उसमें क्या चेंज आएगी वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जो पिछली क्लास में मैंने आपको डायरेक्टली बताया था। कैसे डिराइव करेंगे, देखिए बेटा ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, प्लेट 2 का एक एंड हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों प्लेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर होगा। अगर हम कहते हैं हमने कैपेसिटर को चार्ज दिया Q, व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि उसके एक प्लेट पे प्लस Q होगा और दूसरी प्लेट पे माइनस Q होगा। तो याद रखिएगा बेटा, कभी भी ऐसा कहा जाए कैपेसिटर को चार्ज दिया गया Q तो टोटल चार्ज 0 ही होगा, क्योंकि एक प्लेट पे प्लस Q होगा, दूसरी प्लेट पे माइनस Q होगा, ठीक है। अब चार्जेस की वजह से इन प्लेट्स के बीच में फील्ड आना चाहिए। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट एंड थिक इनफाइनाइट शीट डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था अगर 2 पैरेलल प्लेट्स हों तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है। चलिए एक बार क्विकली डिस्कस करते हैं दोबारा से। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 2 प्लेट्स, एरिया ऑफ ईच प्लेट A, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट स्मॉल d, प्लेट 1 पे चार्ज प्लस Q, प्लेट 2 पे चार्ज माइनस Q। अब चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट है तो पक्की बात है सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इनकी इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, माइनस सिग्मा, क्योंकि चार्ज दोनों पे बराबर है, एरिया दोनों पे बराबर है। हाँ, चार्ज की नेचर अलग है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, बट डेंसिटी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज जस्ट चार्ज अपॉन एरिया। तो दोनों प्लेट्स के लिए सिग्मा बराबर है, ठीक है। अब बेटा बीच की स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है कोई ना कोई चार्ज बॉडी। तो यहां पे 2 चार्ज प्लेट्स है तो दोनों का फील्ड होगा बीच में। अगर पॉजिटिव प्लेट का फील्ड डिस्कस करूं तो पॉजिटिव प्लेट का फील्ड E पॉजिटिव कहां डायरेक्टेड होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। और नेगेटिव चार्ज का फील्ड हमेशा कहां डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इसको मैं नाम दे देता हूं E नेगेटिव। ये जो E पॉजिटिव है बेटा ये कितना होना चाहिए, ये सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट में हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली नेगेटिव प्लेट की भी चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, हाँ साइन नेगेटिव है, उसके बेसिस पे डायरेक्शन हमने डिस्कस कर ली। तो ये जो E नेगेटिव है इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो बीच की स्पेस में 2 फील्ड है, दोनों फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव प्लेट का फील्ड भी उतना और नेगेटिव का भी उतना, क्योंकि दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। हाँ, पॉजिटिव का फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव एक्ट कर रहा है और नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव, और बीच के रीजन में देखोगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, E पॉजिटिव और E नेगेटिव के न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। रिमेंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज को, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, दोनों क्या है, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करोगे तो जस्ट कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब याद कीजिए, पहले भी ये फॉर्मूला बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हर बार मैंने पूछा, याद रखिएगा, किस किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। एक तो थिक इनफाइनाइट शीट के केस में, थिक शीट के केस में यही वैल्यू थी। दूसरी सिचुएशन ये आ गई, दो प्लेट्स इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड हों, दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर हों बट साइन ऑपोजिट हो, तो इनके बीच की स्पेस में इतना ही फील्ड होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर दोनों पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होती तो फिर बाहर के रीजन में इतना फील्ड हो जाता और बीच में कितना हो जाता, जीरो। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी अभी पीछे एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, वहां पे भी यही चीज हमने डिस्कस की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। एनीवे, इस केस में कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखिएगा बेटा अच्छे से। ठीक है। अब हमारा टारगेट है कैपेसिटी, तो हम जानते हैं कैपेसिटी क्या होती है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो उसके लिए हमें V चाहिए। व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब V क्या होना चाहिए, E इंटू डी। कैसे पता चला, ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। वैसे साइन नेगेटिव आता है, अदरवाइज इट इज जस्ट मॉड ऑफ dV अपॉन डी आर, न्यूमेरिकली अगर हम देखें। और वहां पर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर ये स्मॉल डिस्टेंस dr ही होना चाहिए। dr जो है सेपरेशन, इट मस्ट अप्रोच टू जीरो, बिकॉज जैसे से आप फील्ड के अलोंग आगे या पीछे जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू बदलेगी, और चूंकि फील्ड की स्ट्रेंथ बदल रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बदलेगा। बट अगर फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, मतलब फील्ड यूनिफॉर्म है, उस केस में आपको बताया था आप डायरेक्टली इसको v अपॉन डी भी लिख सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे इसके बेसिस पे हमने। ठीक है। V is potential difference between the plates, D is the separation, तो dr की जगह d आ गया, dv की जगह v आ गया, तो v की वैल्यू E इंटू डी। व्हाट इज E? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, राइट। टारगेट क्या है, कैपेसिटी। वी नो दैट कैपेसिटी इज इक्वल टू q अपॉन v, तो बस सिंपली डिवाइड कर दो q अपॉन v। जब आइसोलेटेड सफेरिकल कंडक्टर के केस में किया था तब भी हमने ऐसा ही किया था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। हाँ, आइसोलेटेड सफेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे V की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो याद करो वहां पे भी किया था, C इज इक्वल टू Q बाय V, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। Q कैंसिल हो गया था, ये फॉर्मूला आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो यहां पे भी वही काम कर रहे हैं, बस V की ये वैल्यू उठा के पुट की, जैसे पुट की Q और Q कैंसिल आउट हो गए। व्हाट डू यू गेट, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हाँ बेटा जी, यहां C के साथ एक सब्स्क्रिप्ट यूज किया मैंने, नॉट, जीरो। जीरो क्या इंडिकेट करता है, देखिए एप्सिलॉन के साथ नॉट कब लगाते हैं, जब हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर लेते हैं। तो फिलहाल यहां पे भी कौन सा केस ले रहे हैं, प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है, वो मीडियम हमने कौन सा कंसिडर किया है, एयर या वैक्यूम। तो पक्की बात है परमिटिविटी एयर या वैक्यूम की लेंगे, तो इस केस में जो कैपेसिटी है उसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, C नॉट। तो C नॉट का मतलब कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स इज आइदर एयर और वैक्यूम, दैट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस फॉर्मूले को देखकर कुछ और चीजें भी समझ आती हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया जितना बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर इसी प्लेट का एरिया और बढ़ा देता, ज्यादा एरिया की प्लेट्स लेता, तो कैपेसिटी बढ़ जाती। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे भी कैपेसिटी डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, अगर आप प्लेट्स की सेपरेशन कम करते हो तो कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए, बिकॉज D डिनोमिनेटर में, D को कम करोगे C बढ़ेगा, D को बढ़ाओगे, प्लेट्स को दूर दूर ले जाओगे तो कैपेसिटी कम हो जानी चाहिए। याद होगा आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर में हमने डिस्कस किया था, ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को कम कर देता है, चार्ज उतना ही रखते हुए V को कम कर देता है। अगर चार्ज को उतना ही रखते हुए V को कम करे, कैपेसिटी बढ़ेगी। और ये असर उतना स्ट्रांग होगा, ये नेगेटिव प्लेट जितनी करीब होती जाए आएगी इसके, ये असर उतना स्ट्रांग होगा, मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी। और देखिए हमारा फॉर्मूला भी वही कह रहा है। एक और फैक्टर पे कैपेसिटी डिपेंड कर रही है बेटा, इंटरवीनिंग मीडियम पे, या ऐसा कह लो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे। तो मीडियम बदलोगे तो परमिटिविटी बदलेगी, परमिटिविटी बदलेगी तो कैपेसिटी बदलेगी, राइट। समझ आ गई बात, जितनी परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगी। परमिटिविटी की वैल्यू मिनिमम किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। तो अगर बीच में मीडियम एयर या वैक्यूम है तो कैपेसिटी मिनिमम है, अगर कोई दूसरा मीडियम आप इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी बढ़ेगी। अब हमने कहा इफ द स्पेस इन बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद द मटेरियल
ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कि अगर बीच में एयर या वैक्यूम नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, तो दूसरे मीडियम के केस में कैपेसिटी क्या आ जानी चाहिए? तो बस एप्सिलॉन नॉट हटा देंगे, हम उस मीडियम की परमिटिविटी ले लेंगे जहां हमने परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम लिया है। हाँ, आप जानते हैं एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट, या रिलेटिव परमिटिविटी की जगह हम K लिख सकते हैं, तो मैंने वही लिखा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो इट कम्स आउट टू बी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या था? C नॉट। सो इट कम्स आउट टू बी K C नॉट। सिंपल शब्दों में कहें, अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आप एयर को हटा के, वैक्यूम को हटा के, उसकी जगह कोई दूसरा मीडियम पूरी तरह फिल करते हैं, रिमेंबर पूरी तरह फिल कर देते हैं बीच के प्लेट्स के बीच में जितनी भी स्पेस है, इस स्पेस को अगर आपने पूरी तरह फिल कर दिया किसी ऐसे मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी K टाइम्स हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए? K टाइम्स C नॉट, राइट। इसके साथ एक चीज छोटी सी क्विकली डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था, जब मैंने रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब पहली बार बताया था रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसको किस किस तरीके से हमने डिफाइन किया? हमने कहा इज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये फॉर्मूला वहीं से आया, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा हमने कहा था इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन वैक्यूम और एयर अपॉन फोर्स बिटवीन सेम पेयर ऑफ चार्जेस हेल्ड एट सेम डिस्टेंस इन दैट मीडियम, जिस मीडियम के K या एप्सिलॉन R की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था उसके बाद आके, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइलेक्ट्रिक वाला टॉपिक हमने पढ़ा, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो वहां पे पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड रिड्यूस हो जाता है। सो अप्लाइड फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड फील्ड इज ऑल्सो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अब हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं इसको, यहां से अगर आप देखें K इज C अपॉन C नॉट, तो एक नया तरीका आ गया, फिर से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पूरे चैप्टर में 4 अलग अलग तरीके से हमने K या एप्सिलॉन R को डिफाइन किया। अब हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद दैट मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटी ऑफ सेम कैपेसिटर विद एयर और वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स। तो किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लीजिए, उसके बीच में पूरी तरह वो डाइलेक्ट्रिक फिल करो, चेक करो कैपेसिटी कितनी आ रही है C, मीडियम हटा दो, बीच में वैक्यूम या एयर रखो, देखो कितनी कैपेसिटी है C नॉट, तो C को C नॉट से डिवाइड कर दोगे तो भी आपको इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल सकता है, राइट। आई होप ये पहला पार्ट क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, ठीक है। एक चीज और बेटा यहां पे कई बार पूछी जा सकती है, कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है? कैपेसिटर की कोई एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है? दोनों प्लेट्स चार्ज्ड हैं, तो एक चार्ज बॉडी हमेशा दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है। चूंकि ये ऑपोजिटली चार्ज है, पक्की बात है प्लेट 1 प्लेट 2 को अट्रैक्ट ही कर रही होगी। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन प्लेट ऑन अनदर, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन प्लेट ऑन अदर, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितनी फोर्स लगाएगी? तो देखिए बेटा, हम जानते हैं फोर्स क्या होती है, फोर्स इज Q इंटू E, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। E का काम है Q पे फोर्स लगाना, तो अगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहां पे फोर्स कितनी हो जानी चाहिए? Q इंटू E, इजंट इट? बट ध्यान दीजिएगा, यहां पे Q इंटू E ना होके ये हाफ Q इंटू E होगी। कितनी होगी? हाफ Q इंटू E, क्योंकि यहां पे जो E हम डिनोट कर रहे हैं E, ये E दोनों प्लेट्स की कंट्रीब्यूशन से आया। जब हम इस नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिव प्लेट पे फोर्स चेक करना चाहते हैं, तो हम फोर्स कौन लगा रहा है? ये प्लस Q, तो फील्ड किसका लेंगे? सिर्फ प्लस Q का। तो बजाय मैं यहां E लिखने के क्यों ना ऐसा लिख दूं, इट इज सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव प्लेट का फील्ड तो सिर्फ इतना था, E पॉजिटिव, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव का भी उतना ही है, या ये देख लो कि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव पे कितना फोर्स लगा रही है, या पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव पे कितनी फोर्स लगा रही है। दोनों केसेस में ये फोर्स होनी चाहिए Q इंटू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा इटसेल्फ क्या है? सिग्मा इटसेल्फ इज Q अपॉन एरिया, तो यहां ये Q और यहां पे आ जाएगा Q अपॉन एरिया, तो ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एरिया, यहां पे एक Q आ गया और ये वाला Q जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाना चाहिए? Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A। बीच में मीडियम कोई और है,
तो जनरल आपको बताया हुआ जहां जहां आप एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं आप वहां वहां एप्सिलॉन नॉट के साथ के को या एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बेटा ये भी फॉर्मूला याद रहेगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। हालांकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 28, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 28, उसमें आपसे ये कहा गया कि आप ये प्रूव कीजिए कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है वो हाफ क्यू ई है, वो हाफ क्यू ई है। बिल्कुल इजीली प्रूव किया जा सकता है। कैसे? तो मान लीजिए आप नेगेटिव चार्ज प्लेट पे फोर्स डिटरमिन करना चाहते हैं तो वो क्या होगी, Q इंटू ई पॉजिटिव होगा कि नहीं। अब देखो ई पॉजिटिव कितना है, दैट इज सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और टोटल ई कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं Q इंटू हाफ ऑफ ई, Q इंटू हाफ ऑफ ई। तो वहां से ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि नहीं। और वहां ये भी पूछा गया है कि ये हाफ फैक्टर का ओरिजिन क्या है। नॉर्मली हम सोचते हैं शायद फोर्स Q इंटू ई होगी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये हाफ कहां से आया, तो हाफ का ओरिजिन ये है कि भैया जो हम फील्ड E की बात कर रहे हैं उस E फील्ड में दोनों प्लेट्स का कंट्रीब्यूशन है। जब हम किसी एक प्लेट पे फोर्स डिटरमिन करने जा रहे हैं तो हम सिर्फ दूसरी प्लेट के फील्ड को कंसिडर करेंगे, इसका अपना फील्ड नहीं, इसका अपना फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसा कह लो ये दो फील्ड की इंटरेक्शन है, दो चार्जेस की इंटरेक्शन है, या एक चार्ज का फील्ड और दूसरे चार्ज की इंटरेक्शन, आप किसी भी तरीके से इसको देख सकते हैं। तो इसने फील्ड पैदा किया और इसके फील्ड ने इस पे फोर्स लगाई। अब दोनों के फील्ड को थोड़ी कंसिडर करेंगे, तो जो E है वो किसका फील्ड है, E टोटल फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स। E क्या है, टोटल फील्ड, इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है। जब फोर्स चेक करनी है तो सिर्फ किसी एक का फील्ड लेकर चलेंगे, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। इससे पहले हमने बात की थी जनरली हम कोई भी मीडियम फिल कर दें कंप्लीटली। पिछले केस में जब हमने एक मीडियम से फिलअप किया था कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो हमने कंप्लीटली फिल कर दिया था उस स्पेस को। अब हम कंप्लीटली नहीं, पार्शियली फिल करने जा रहे हैं। पहली बार हम किससे फिल करने जा रहे हैं, कंडक्टिंग स्लैब से। दूसरी बार किससे फिल करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। दोनों केसेस को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। सेम सिचुएशन, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। हर एक प्लेट का एरिया ए है, दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन डी हो चुकी है, डी तो है पहले से। हाँ, बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जिसकी थिकनेस है टी, सो टी स्टैंड्स फॉर थिकनेस, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक नहीं, यहां हमने कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट किया। सो कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी। हम ये जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहता है, हमेशा जीरो। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो। मान लीजिए इस प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस प्लेट पे जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, जैसा कि पिछले केस में था। तो अगर बीच में कंडक्टिंग स्लैब ना होती तो बीच में फील्ड कितना आ जाता, उस फील्ड को मैं नाम दे रहा हूं ई नॉट। तो ये फील्ड कितना होना चाहिए था, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया। लेकिन जैसे कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे तो होगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के सामने यहां पे इस सरफेस के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू, और इस सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा प्लस क्यू। बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होगा अप्लाइड फील्ड के। तो अंदर नेट फील्ड, दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, अप्लाइड और इंड्यूस्ड। तो अंदर नेट फील्ड कितना हो जाना चाहिए, दैट शुड बी जीरो, राइट। चलिए अब इसके बाद बेटा अगर अंदर फील्ड जीरो हो गया तो जहां फील्ड जीरो है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है कि नहीं। अगर E जीरो हो तो V इज कांस्टेंट, एवरी कंडक्टर बिहेव लाइक ए इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। या ऐसा कह लो E जीरो है तो E क्या होता है, dV बाई डी आर। सो अगर dV बाई डी आर जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, V इज कांस्टेंट। यानी कि जब आप पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। जब आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे तो बेटा इस स्पेस के बीच में इस प्लस क्यू के सामने जहां पे माइनस क्यू, तो यहां से प्लस क्यू से फील्ड लाइंस एमर्ज हो रही है, माइनस क्यू पे जाके टर्मिनेट हो रही है, फिर वापस इस प्लस क्यू से एमर्ज हो रही है और इस माइनस क्यू पे जाके टर्मिनेट हो रही है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो बताया था पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इस पॉजिटिव प्लेट से जैसे आप आगे चलना शुरू करोगे पोटेंशियल लगातार कम होता जाएगा, यहां तक आते आते तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, बट यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहेगा। क्यों, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है।
फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, फील्ड के ऑपोजिट आओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन जब फील्ड ही नहीं है, जिस भी स्पेस में फील्ड जीरो होता है, याद कीजिए ऐसे क्वेश्चंस में एडवांस में डिस्कस कर चुका हूं आपसे, ऐसी स्पेस बताइए जहां फील्ड जीरो है, पोटेंशियल नॉन जीरो है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। तो यहां पे फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो है, लेकिन कांस्टेंट बना रहेगा। यहां से लेके यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो रहा है यहां पे और यहां पे। यहां से इधर आने में पोटेंशियल कम हो रहा है, और यहां से इस पॉइंट से लेके इस स्लैब के इस एंड से लेके इस एंड तक, इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहेगा, राइट। तो अब की बार अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स लें बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V क्या हो जाना चाहिए, दैट शुड बी E नॉट इंटू डी माइनस टी। पहले क्या करते थे, E नॉट इंटू डी, क्योंकि अब फील्ड कितनी स्पेस में है, फील्ड सिंपली डी माइनस टी रीजन के अंदर फील्ड है, पूरे डी रीजन के अंदर फील्ड नहीं है, इस टी में फील्ड जीरो है। तो डी ये कितना होगा, ये और ये मिला के डी माइनस टी होगा कि नहीं। तो बस इतनी सी चेंज लानी है आपने, बाकी सारी की सारी डेरिवेशन आइडेंटिकल है जैसी मैंने पिछले केस में की थी। ई नॉट होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एरिया, तो ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया इंटू डी माइनस टी, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। नाउ वी नो दैट कैपेसिटी विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सो इट इज क्यू अपॉन वी की वैल्यू ये है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया इंटू डी माइनस टी। तो देखिए क्यू क्यू कैंसल आउट हो गया, दैट सिंपली मीन्स सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी माइनस टी। सो अगर एक कंडक्टिंग स्लैब जिसकी थिकनेस टी है, आप उसको इंसर्ट कर देते हैं, वैसे ही कैपेसिटर लिया, प्लेट एरिया ए सेपरेशन डी जो हमने पहले लिया था, बस बीच में कंडक्टिंग स्लैब हमने इंसर्ट की, तो कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते ही कैपेसिटी की वैल्यू ये आ गई। चेक कीजिए क्या ये कैपेसिटी सी नॉट से ज्यादा की कम है, पिछले केस से ज्यादा हुई कि नहीं, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर इज डी माइनस टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करने से भी कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। सो जब जब आप कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करेंगे, सो दिस सी इज ग्रेटर देन सी नॉट, पिछले केस से इसकी कैपेसिटी ज्यादा आ रही है। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन डी। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है, ये सी नॉट होता है कि नहीं। So that simply means capacity of such a parallel plate capacitor with such a conducting slab in between the plates is equal to C naught upon 1 minus T upon D. अब यहां से भी देख लो, since T is less than D, this implies that T by D is less than 1. अब 1 में से कुछ माइनस करोगे, 1 माइनस टी बाई डी अगर माइनस करते हो तो ये भी लेस देन 1 होना चाहिए। 1 में से 1 से छोटा नंबर माइनस करेंगे, 1 से बड़ा माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है, लेस देन 0 होता है, बट 1 से छोटा नंबर अगर माइनस करेंगे तो वो भी लेस देन 1 होगा। जब डिनोमिनेटर लेस देन 1 हो तो पक्की बात है ये वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, न्यूमिनेटर से ज्यादा आनी चाहिए। किसी भी नंबर को लेस देन 1 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करने से भी कैपेसिटी बढ़ गई। हाँ, कंडक्टिंग स्लैब के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है अगर न्यूमेरिकल आ जाए, और दूसरा आपको डेरिवेशन भी याद रखनी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला केस है बेटा, अगर हम कंडक्टिंग स्लैब की जगह यहां पर कंडक्टिंग स्लैब ना इंसर्ट करके अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते, इंसुलेटिंग स्लैब, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब कौन सी स्लैब इंसर्ट की हमने, डाई इलेक्ट्रिक, तो क्या चेंजेस आनी चाहिए। याद कीजिए डाई इलेक्ट्रिक वाले टॉपिक में कुछ मैंने आपसे पूछा था, वहां पे एक चीज बताई थी कि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर तो फील्ड 0 हो जाता है, बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फील्ड 0 नहीं होता। यहां पे जो चार्जेस इंड्यूस्ड हैं ये इस अप्लाइड चार्ज के बराबर नहीं होंगे, इससे थोड़े कम होंगे। तो हम चाहें तो इसको ऐसा जरूर लिख सकते हैं कि यहां माइनस क्यू है और यहां प्लस स्मॉल क्यू है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये बिल्कुल अप्लाइड चार्ज के बराबर चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, कम होगा। जब कम होगा तो अंदर फील्ड कम इंड्यूस होगा, जब अंदर फील्ड कम इंड्यूस होगा तो अप्लाइड फील्ड से कम तो हो जाएगा अंदर फील्ड, बट 0 नहीं हो पाएगा। ये सब हम डाइलेक्ट्रिक वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज मैं डायरेक्टली इसको करने जा रहा हूं। सपोज दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो बाहर से ये इतनी फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, लेकिन अंदर फील्ड लाइंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बिकॉज अंदर फील्ड रिड्यूस हो चुका होगा। तो अंदर फील्ड कितना आ गया, E। व्हाट इज दिस E? E को हम लिख सकते हैं रिड्यूस्ड फील्ड। रिड्यूस्ड फील्ड इज ऑलवेज अप्लाइड फील्ड अपॉन K।
गॉट इट? तो अंदर फील्ड ये जो E है, व्हाट इज दिस E? E इज बेसिकली रेड्यूस्ड फील्ड, रेड्यूस्ड फील्ड, अंदर फील्ड रेड्यूस हो चुका है। अभी पिछले पार्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम K को डिफाइन करें, दैट इज K इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अप्लाइड फील्ड टू द रेड्यूस्ड फील्ड। किसी भी बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या होगा, आप इसको बाहर से फील्ड E नॉट अप्लाई करें, अंदर फील्ड कम हो चुका होगा, E नॉट अपॉन E जो रेशियो है वो K होता है, सो रेड्यूस्ड फील्ड। और यहां पे आपने पढ़ा था K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E, तो वहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट अपॉन K, राइट? सो कंडक्टिंग स्लैब की जगह अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की तो फर्क क्या पड़ा, क्या चेंज आई? अब अंदर फील्ड जीरो नहीं है, अंदर कुछ ना कुछ फील्ड है, कम जरूर हो चुका है बट कुछ ना कुछ है। और रिड्यूस्ड फील्ड कितना होगा, अप्लाइड फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? टारगेट क्या है? टारगेट है कैपेसिटी डिटरमिन करना, उसके लिए अगेन वही काम करेंगे, Q बाई V। तो पक्की बात है पहले क्या डिटरमिन करेंगे, V, जैसा हमने पहले किया। तो पिछले केस में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था E नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि वहां पे यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट था, अब कांस्टेंट नहीं है। हाँ, यहां फील्ड ज्यादा है तो dv बाई डी आर ज्यादा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल कम है। एनीवे, चेंज इन पोटेंशियल, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी। तो यहां से यहां आने में और फिर यहां से यहां आने में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ, E नॉट इंटू डी माइनस टी, जैसा पिछले केस में किया था। हाँ, वहां पे यहां पोटेंशियल कांस्टेंट था लेकिन अब कांस्टेंट नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बीच में, E, तो यहां कितना डिफरेंस जनरेट होगा, E इंटू टी, E इंटू टी। तो जब आप E इंटू टी करेंगे तो क्या आप E को लिख सकते हैं E नॉट अपॉन K, तो ये डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस, यहां का डिफरेंस प्लस यहां का डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दो प्लेट्स में। तो E को हम लिख सकते हैं E नॉट अपॉन K, ये जो वैल्यू है ये मैंने उठा के यहां रख दी, E नॉट अपॉन K इंटू टी। अब देखो जरा यहां पे, इसको भी फिलहाल हम E नॉट ही लिखते हैं, ठीक है, E नॉट। तो अगर मैं E नॉट को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या आना चाहिए, D माइनस टी प्लस टी बाई के, यस नो? अब E नॉट की वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वही सिग्मा अपॉन A, सिग्मा क्या होगा, Q अपॉन A, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इज Q अपॉन एरिया, तो ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया। तो ये वैल्यू मैंने यहां पुट की, यहां क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, बस इतनी सी चेंज है उसी डेरिवेशन में। जहां D माइनस टी था अब उसकी जगह D माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ रहा है, तो यहां पर भी ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाय के, बस इतनी सी चेंज आएगी इसमें अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं। याद रहेगा ये फॉर्मूला? अगर आप तीनों फॉर्मूले को कंपेयर कर लें, पहले बेटा फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जब बीच में मीडियम क्या था, एयर। अगर बीच में कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी, और अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की तो क्या बना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो अब की बार ये फॉर्मूला आ चुका है अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है? ये तीनों फॉर्मूले आई होप याद रहेंगे, मुश्किल तो नहीं है, डिराइव करना भी इजी है, फंडामेंटल लॉजिक याद होने चाहिए। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं जैसे वहां पे मैंने लिखा था, तो यहां थोड़ी सी चेंजेस लाते हैं, फिर से इसको C नॉट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब भी C बेटा C नॉट से ज्यादा ही होगा, चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करें या डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें, कैपेसिटी पक्की बात है बढ़ने वाली है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, सेकंड डिनोमिनेटर के इन दोनों टर्म्स में से माइनस टी कॉमन लिए। अब आप ब्रॉडली दो टर्म्स हैं ये और ये, अब इन दोनों में से d कॉमन लो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस टी अपॉन डी। ये पूरी एक ही टर्म है, ये दोनों आपस में फैक्टर्स हैं। सो टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी C नॉट होगा कि नहीं, सो C नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। तो अब की बार कैपेसिटी बढ़ी कि कम हुई, फिर से बढ़ गई, कैसे बढ़ी देखिए, K इज ग्रेटर देन 1, K इज ग्रेटर देन 1, तो 1 बाई K तो लेस देन 1 होगा, K की वैल्यू बाकी सभी मीडिया के लिए ग्रेटर देन 1 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन K शुड बी लेस देन 1।
1/k भी लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 में से लेस देन 1 को माइनस करोगे तो वो भी लेस देन 1 होगा। ऑल्सो t इज लेस देन d, दिस इंप्लाइज दैट t/d इज ऑल्सो लेस देन 1। जब ये दोनों लेस देन 1 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी लेस देन 1 होगा। सो t/d इंटू 1 माइनस 1/k इज ऑल्सो लेस देन 1। दैट मीन्स 1 माइनस, और किसी भी लेस देन 1 को 1 में से माइनस करोगे तो भी क्या आना चाहिए, लेस देन 1। देयरफॉर वी कैन से दैट c इज अगेन ग्रेटर देन c नॉट। सो कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करें या डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें, कैपेसिटी दोनों केसेस में बढ़ेगी। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी बेटा। हालांकि बीच में एक चीज हमने और डिस्कस की थी कि अगर हम स्पेस को कंप्लीटली फिल कर देते किसी डाइलेक्ट्रिक से तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। वो आप चाहें तो यहां पे भी करके देख सकते हैं, कहीं पे भी। मान लीजिए यहां इस छोटी सी स्पेस में मैं करता हूं, इफ थिकनेस ऑफ द स्लैब इज इक्वल टू d, अगर पूरी तरह फिल कर देते मतलब t की वैल्यू d के बराबर होती, सारी की सारी स्पेस को अगर आप फिल करते तो क्या चेंज आती, तो चाहे आप इस फॉर्मूले में उठा के देखो किसी और में, देखो d माइनस t, t की वैल्यू क्या है d, तो d माइनस डी 0 हो गया, ये क्या बचा d/k, ये k ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, देन c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू k। ये आ चुका होता है ये फॉर्मूला अपने आप, जो हमने डायरेक्टली भी पहले प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो यहां से भी ये चीज आपको क्लियर होगी। तो अभी तक मैं आपसे क्या क्या डिस्कस कर चुका हूं, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर और वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स। दूसरा, स्पेस को कंप्लीटली फिल कर दें किसी डाइलेक्ट्रिक से तो k टाइम्स हो जाएगी। पहले केस में थी एप्सिलॉन नॉट a/d, स्पेस को कंप्लीटली फिल करें तो k टाइम्स। अगर कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करें जिसकी थिकनेस t है तो एप्सिलॉन नॉट a/d माइनस t। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और थिकनेस t है तो एप्सिलॉन नॉट a/d माइनस t प्लस t/k। बस इतना आपको याद रखना है। सभी केसेस में जब कैपेसिटी का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, कैपेसिटी फंडामेंटली होती क्या, फंडामेंटल फॉर्मूला एक ही है, q अपॉन v। तो हमारा टारगेट बन गया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिटरमिन करना, और हर बार पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिटरमिन किया, E इंटू डी, dv/dr वाले फॉर्मूले से, E इंटू डी। E बिटवीन द प्लेट्स कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव प्लेट का सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव का भी सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को मिला के कितना बन गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होगा, Q अपॉन एरिया। वहां से पोटेंशियल डिफरेंस आया, Q अपॉन V किया तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। जब कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की तो इस स्पेस में फील्ड 0 था, तो जहां हम पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी लिख रहे थे, अब वो हो गया E नॉट इंटू डी माइनस टी। तो जहां जहां D है वहां वहां D माइनस टी आ गया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में यहां फील्ड 0 नहीं है, यहां अलग है E, यहां और यहां E नॉट है, तो हमने लिखा E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। हाँ, E की वैल्यू भी E नॉट की टर्म्स में पुट की, बाहर लाए, E नॉट की वैल्यू पुट की, और जहां जहां पहले D आ रहा था फिर D माइनस टी आ रहा था कंडक्टिंग स्लैब के केस में, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में वहां वहां थ्रू द डेरिवेशन D माइनस टी प्लस t/k आता जाएगा, तो आपके पास ये फाइनल फॉर्मूला आ जाना चाहिए। और हमने ये भी डिस्कस किया, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर वो कितनी थी, फोर्स हाफ Q इंटू E आ रही है, या फिर हमने इसको लिखा Q² अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। E वैसे भी क्या था, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर Q² लिख रहे हैं तो एरिया भी आएगा बेटा, सिग्मा को आप Q अपॉन एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बेटा, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो देखिए बेटा, क्या कैपेसिटर को चार्ज अपने आप कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा या हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब जब हम वर्क करते हैं, जब जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे वर्क करती है तो वो उसे एनर्जी देती है। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वर्क कौन करेगा, बैटरी करेगी। तो जितना बैटरी वर्क डन करेगी ठीक उतना ही चार्ज स्टोर हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। हम इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे भी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रहती है कुछ ना कुछ। तो हम वो पोटेंशियल एनर्जी डिटरमिन करने जा रहे हैं। कैसे डिटरमिन करेंगे, हम सिंपली वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कि कितना वर्क डन करना पड़ा इस कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज करने के लिए। जितना वर्क डन करना पड़ा होगा ठीक उतनी ही एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। सो लेट्स इमेजिन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C। हम एक कैपेसिटर इमेजिन करते हैं जिसकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, C। सपोज हमने इसको फुली चार्ज कर दिया इस वैल्यू तक, एक प्लेट पे चार्ज प्लस Q, दूसरी प्लेट पे माइनस Q, मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें कैपेसिटर की प्लेट्स के पास चार्ज कितना है, Q। शुरुआत में इनिशियली कितना था, 0।
बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचा, क्यू तक। तो हमें चेक करना है कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। हम सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना हमें वर्क डन करना पड़ा, जितना वर्क डन करना पड़ा इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच, प्लेट्स के बीच में स्टोर हो चुकी है। या दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, बेटा किसी भी स्पेस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पक्की बात है वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता है, चार्ज। और चार्ज कैसे क्रिएट होता है, फंडामेंटल मेथड ऑफ चार्जिंग क्या था, फ्रिक्शनल। उसके बाद ही एक बार चार्ज क्रिएट हो जाए, कंडक्शन की जा सकती है, इंडक्शन की जा सकती है, तो फ्रिक्शन के दौरान वर्क डन होगा। जितना वर्क डन आप करेंगे उतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा हो जाएगी। कौन सी एनर्जी पैदा होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई। तो चलिए बेटा क्विकली चलते हैं। फाइनली इसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है प्लस Q माइनस Q C, जो कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस से जैसे हमने चार्जिंग शुरू की, जीरो से चार्जिंग स्टार्ट की, लेट Q स्मॉल q बी द चार्ज ड्यूरिंग एनी इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ चार्जिंग। अभी चार्जिंग चल रही है, तो फिलहाल किसी एक मोमेंट पे हमने देखा कैपेसिटर के पास चार्ज कितना है, स्मॉल q, मतलब एक प्लेट पे प्लस स्मॉल q, दूसरी प्लेट पे माइनस स्मॉल q, ठीक है, ऐसा ही होगा, राइट। और स्मॉल q वेरिएबल है, मतलब स्मॉल q की इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो, और स्मॉल q की ही फाइनल वैल्यू क्या, q। ये वेरिएबल वैल्यू है। जैसे हम कई बार x यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं x की इनिशियल वैल्यू इंफिनिटी, फाइनल r, जब हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से डील कर रहे थे। तो यहां पर बेटा स्मॉल q भी द चार्ज ड्यूरिंग एनी इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ चार्जिंग। तो देखिए बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, q/c होगा कि नहीं। कैपेसिटी तो फिक्स्ड है, कैपेसिटर बन चुका है, इसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, सो V शुड बी इक्वल टू Q/C। अब हम इसको और लगातार चार्ज दिए जा रहे हैं, तो मान लीजिए एक छोटा सा चार्ज और हमने इस पे ट्रांसफर किया। अब वो चार्ज दिया किसने होगा, चार्ज तो बैटरी ने दिया। तो बैटरी ने किस तरह से ये चार्ज दिया, बैटरी ने, आप ऐसा मान लीजिए नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकाल के यहां ट्रांसफर किया, या ऐसा मानिए पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के वहां ट्रांसफर किया। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन छीन के वहां ले जाएंगे तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन कन्वेंशनली चार्ज किसको लेते हैं, पॉजिटिव। दोनों चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो हमने माना जी एक स्मॉल चार्ज प्लस dq फ्लो किया नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर, ठीक है। ये स्मॉल चार्ज क्यों लिया, क्योंकि वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। शुरुआत में प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, ये लगातार बढ़ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है तो वेरिएबल रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा, मतलब पहला dq लाने में वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि तब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था। अगला dq लाने में थोड़ा ज्यादा वर्क डन होगा, अगला उतना ही चार्ज dq ट्रांसफर करने में और वर्क डन होगा। तो ये वर्क डन लगातार बढ़ता जा रहा है, हमें चाहिए टोटल वर्क डन। तो हमने कहा जी जिस स्टेज पे प्लेट्स पे चार्ज q है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो एक स्मॉल एडिशनल चार्ज dq हमने ट्रांसफर किया, तो उसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होना चाहिए, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो dq इनटू v होगा कि नहीं। और v की वैल्यू क्या है, q/c, ये वैल्यू हमने पुट की, तो ये एक छोटा सा एडिशनल चार्ज लाने का वर्क डन हो गया, राइट। हाँ, अब आप समझ सकते हैं टोटल वर्क डन के लिए क्या करना चाहिए, हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर कंप्लीटली, सो w क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dw। इस dw को हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर w। हाँ, जब dw की वैल्यू हमने पुट की तो यहां पे वेरिएबल क्या है, स्मॉल q, तो लिमिट स्मॉल q की टर्म्स में होनी चाहिए। स्मॉल q चार्ज एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, तो शुरुआत में चार्ज कितना था, जीरो, फाइनली चार्ज कितना हो चुका होगा, q। अच्छा, c कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1/c, तो q dq का इंटीग्रल q²/2 होना चाहिए। इस 2 को भी बाहर ले आए। अब लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, q²/2c। और जितना वर्क डन किया वही वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, q²/2c। लेकिन एक फंडामेंटल फॉर्मूला q = cv, q = cv, तो वहां से देखेंगे q/c क्या हो जाना चाहिए, v। तो ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूं q × q/2c। तो q/c को अगर मैं v लिख दूं तो क्या हाफ qv बनेगा। ये अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने एक हिंट भेजा था किसी क्वेश्चन के लिए, जो आपको एक्सरसाइज दी थी कि एनर्जी स्टोर्ड हाफ qv होगी। हाँ, वहां पे अलग लॉजिक से बताया था। तो देखिए वही फॉर्मूला आ चुका है, रीजन ये आ गया, आपने यहां पे q/c की जगह v पुट किया, और इस q की जगह अगर आप cv पुट करो तो देखो ये फॉर्मूला हाफ cv² बनेगा कि नहीं। तो फाइनली ये 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। जब जब एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आपको डिटरमिन करना हो
तो बेटा यही 3 फॉर्मूले हैं। अब डिपेंड करता है आपको Q और V गिवन है, C और V गिवन है, या Q और C गिवन है। एनीवे कोई दो, अगर आप कोई एक फॉर्मूला भी याद रख लें और दूसरा क्या याद रख लें, Q इज इक्वल टू CV, क्योंकि इन तीनों में से कोई 2 गिवन होंगी, थर्ड आप डिटरमिन कर लेंगे, फिर आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें से। समझ आ गई ये बात? सो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज आइदर Q²/2C, हाफ QV या हाफ CV²। अब एक दूसरे तरीके से भी ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते थे। देखिए शुरुआत में प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0 से बढ़ता बढ़ता कितना हो गया, V। हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। कोई भी क्वांटिटी जब कांस्टेंट रेट पे वेरी करे तो हम उसकी एवरेज वैल्यू ले सकते हैं, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल अपॉन 2। आप याद करो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में V एवरेज हम इस तरह से भी लिखते थे U प्लस V अपॉन 2, लेकिन कब, जब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, जब ये क्वांटिटी कांस्टेंट रेट पे वेरी करे। तो यहां पे क्या पोटेंशियल कांस्टेंट रेट पे वेरी कर रहा है, यस, तो हम V एवरेज की वैल्यू ले सकते हैं 0 प्लस फाइनल वैल्यू V अपॉन 2 यानी कि V/2। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V/2। अब कितना चार्ज दिया टोटल, Q, तो अब Q इंटू V एवरेज कर दो, तो वर्क डन के लिए आप Q इंटू V एवरेज भी कर सकते हैं। अगर V कांस्टेंट नहीं है तो एवरेज वैल्यू ले लो, जैसे डिस्प्लेसमेंट को V एवरेज इंटू टाइम लेते थे, तो वैसे Q इंटू V एवरेज, तो V एवरेज कितना है, V/2, तो हाफ QV आ गया फिर से कि नहीं, यही वाला फॉर्मूला, राइट। तो इस तरह से आप डिटरमिन कर पाएंगे एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। और दूसरी चीज ये क्लियर हो रही है किसी भी स्पेस में, क्योंकि प्लेट्स के बीच में है क्या, यहां पर अगर आप देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, तो इसका मतलब किसी भी स्पेस के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कर दें तो उस स्पेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो चुकी है। क्या स्टोर हो चुकी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। अगर किसी स्पेस के अंदर आप एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दें तो पक्की बात है वहां पे एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी है तो यहां एक चीज हो रहा है, एनर्जी डेंसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल u से। यहां पे लिखा था कैपिटल U विद द सबस्क्रिप्ट E, क्योंकि कल को मैग्नेटिक एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां सबस्क्रिप्ट हम लगाएंगे B। एनीवे एनर्जी डेंसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल u E से, स्मॉल u, ये कैपिटल U था, यहां स्मॉल। होती क्या एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो व्हाट डज इट मीन, इट मींस स्मॉल u E इज इक्वल टू कैपिटल U E अपॉन वॉल्यूम। अब कैपिटल U E को क्या मैं लिख सकता हूं, हाफ CV², अभी अभी फॉर्मूला डिराइव किया हमने, यस। तो वॉल्यूम, अब कैपेसिटर की प्लेट्स, हर एक प्लेट का एरिया A है, बीच की सेपरेशन D है, तो वॉल्यूम को A इंटू D लिखा जा सकता है, यस और नो, ओके। नाउ कैपेसिटी जो है, क्या मैं कैपेसिटी को लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D C V² अपॉन ये वाला A इंटू D आ गया, यहां पे A कैंसल आउट हो गया, कैन इट बी रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D का होल स्क्वायर, क्योंकि एक D ये है एक D ये है। अब V अपॉन D इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कि नहीं, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो ये फॉर्मूला भी बेटा याद रखिएगा, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी स्पेस के अंदर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो वहां पे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। और टोटल एनर्जी चाहिए तो इसको इंटू वॉल्यूम कर दो। हाँ मीडियम कोई और है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ आप किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, K को, बस दैट्स इट, इतना सा कंसेप्ट था, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी थोड़ा सा टॉपिक और पेंडिंग है, दैट इज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस, और उसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में किस किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें, बाकी मेन टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं सिवाय सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और शेयरिंग ऑफ चार्जेस को छोड़ के, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के दिन इतना कीजिए, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।